14 दिन के लिए जेल भेजे गए आसाराम की पहली रात जोधपुर सेंट्रल जेल में गुजरी। आसाराम को जेल की डिस्पेंसरी के पास वाले बैरक में रखा गया है। जेल में आसाराम ने अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा के सामने खाना खाया। जेल सुपरिटेंडेंट ने आसाराम को जेल के कानून कायदे समझाए। जेल में आसाराम को योग साधना की अनुमति दी गई है। जेल में आसाराम 12:30 बजे रात तक जागते रहे। सूत्रों के मुताबिक आसाराम माला जप रहे थे। थोड़ी देर सोने के बाद आसाराम सुबह 4 बजे ही जग गए। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आसाराम को अगले 14 दिन अब जेल में गुजारने पड़ेंगे। सोमवार को जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया था। कस्टडी नहीं मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने, न्यायाधीश ने उनको 15 दिन के लिए डेट आगे दी है और जेसी ने भेज दिया है। हाँ, 15 तारीख यानी डेट आगे दी है इसमें। अब जब कभी भी उनकी अगली सुनवाई होगी वो 15 तारीख के कोर्ट ने जैसे ही आसाराम को 14 दिन के लिए जेल भेजे जाने का फैसला सुनाया, उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके वकील ने उन्हें अस्पताल भेजने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर इलाज की जरूरत है तो इलाज जेल में ही मुहैया करवाया जाएगा। आसाराम को कैदियों की गाड़ी में बिठाकर जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। जैसे ही कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया, भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आसाराम को पुलिस कोर्ट से जेल ले गई। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आसाराम जेल क्या गए, उनके चेले गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जोधपुर में सेंट्रल जेल के बाहर उन्होंने जमकर हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। हालांकि जोधपुर पुलिस अब आसाराम की चेली शिल्पी की खोज में जुट गई है। मामले की तीसरी आरोपी शिल्पी अभी भी गायब है। जोधपुर पुलिस का मानना है कि अगर शिल्पी मिल गई तो इस मामले के राज से पर्दा उठ जाएगा। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की फरार वार्डन शिल्पी की गिरफ्तारी को लेकर जोधपुर पुलिस ने एक टीम बनाई है। शिल्पी से पुलिस एक बार पूछताछ कर चुकी है और उसे 29 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने बुलवाया भी था, लेकिन वो फरार हो गई। शिल्पी इस केस में तीसरी आरोपी है। शिल्पी पर आरोप है कि वो ही लड़की को छिंदवाड़ा से आसाराम के पास मड़ाई आश्रम तक ले गई थी। कहा यह भी जाता है कि शिल्पी आसाराम के पास लड़कियां पहले भी भिजवाती रही है। शिल्पी का अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी पुलिस ने सोमवार को आसाराम का दोबारा रिमांड नहीं मांगा। पुलिस का कहना था कि जांच पूरी हो गई है। पीड़ित लड़की के पिता ने कहा है कि आसाराम की सेवादार शिल्पी का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। उसकी गिरफ्तारी ही आसाराम को बेनकाब कर सकती है। उनका पकड़ा जाना ही बेनकाब कर सकता है, लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने छुपा रखी है। वो जानबूझ के ही छुपा रखी है। पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। बल्कि मेरी तो ये डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में सारा सब कुछ आ जाएगा। तो सरकार पता नहीं क्यों नहीं करा रही, हमारी सुनी नहीं रही। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल के डायरेक्टर शरद चंद्र राही से भी जोधपुर पुलिस पूछताछ करने वाली है। इसके लिए जोधपुर पुलिस ने उन्हें तलब किया है। वार्डन शिल्पी के फरार होने के बाद डायरेक्टर पर शिकंजा कसा जा सकता है। आसाराम बापू मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन आरोपों को गलत बताया। इस मामले में किसी तरह का पक्षपात किया गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला देता है। कानून अपना काम करेगा और सरकार का हस्तक्षेप जब खुद मीडिया कहता है कि सीबीआई में हस्तक्षेप हो रहा है या जांच में हस्तक्षेप हो रहा है, एक तो मीडिया हमें ही कहता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस अपना काम करे और तफ्तीश में अगर दोषी पाए जाए तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। आसाराम पर एक और आफत आई है। गुजरात सरकार ने आसाराम के सभी आश्रमों का ब्यौरा मांगा है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों से आसाराम की जुटाई गई संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी गई है। जिले के डीएम को बताना है कि आसाराम ने कब, कैसे और कितने में अपना साम्राज्य बनाया। योग गुरु बाबा रामदेव अभी आसाराम पर कुछ नहीं कहना चाहते। रामदेव का कहना है कि अभी पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि उन्होंने नसीहत दी कि संतों को महिलाओं और बच्चियों के साथ एकांत में रहने से बचना चाहिए। अब इसमें पुलिस की जांच चल रही है कि माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए।
और वहीं बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आसाराम का खुलकर बचाव किया। आदित्यनाथ ने आसाराम को बेकसूर बताया और कहा कि संतों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। संतों की सक्रियता को लोग पचा नहीं पाते हैं, संतों को बदनाम करने के लिए सारी चेष्टाएं करते हैं। खाद्य सुरक्षा बिल को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, अब केवल राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। इस बिल के कानून बन जाने से देश के 82 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मिल पाएगा। भोजन की गारंटी योजना को यूपीए सरकार गेम चेंजर मानकर चल रही है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। योजना के तहत गरीबों को 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिलेगा। राज्यसभा में फूड बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष अरुण जेटली ने सरकार पर हमला बोला। जेटली ने कहा कि सरकार ने फूड बिल पर अध्यादेश लाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जब कई राज्य पहले ही ऐसी योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अध्यादेश की क्या आवश्यकता, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया गया। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि संसद ने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल पर अब रियलिटी बन चुका है और ये बात सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा है कि गरीबों के लिए सरकार एक अच्छी नीयत से ये बिल लेकर आई थी। कानून बनने के बाद देश के 82 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। फूड बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने बिल का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही कहा कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए हड़बड़ी में ये बिल लाया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। कहा जा रहा है कि इसके लिए सबूतों के अभाव की दलील दी जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को फूड सिक्योरिटी बिल के लिए सरकार को दिए गए समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सबूत न मिलने की बात कहकर सीबीआई मानसून सत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इस बात से इनकार किया है कि सीबीआई की संभावित क्लोजर रिपोर्ट का फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन करने से कोई नाता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे मुलायम सिंह यादव को लेकर सीबीआई के संभावित क्लोजर रिपोर्ट पर सरकार कुछ भी बोलने से बच रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला से जब इस बाबत पूछा गया तो वो जवाब टाल गए। सोमवार को लोकसभा स्थगित होने के बाद कुछ सांसदों के बीच गाली गलौच हो गई। बीजेपी सांसद शहनवाज हुसैन के मुताबिक कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित और मधु याक्षी गौड़ ने टीडीपी सांसदों को गालियां दी। टीडीपी सांसदों ने इंदिरा गांधी का मुखौटा पहना था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। हालांकि शहनवाज हुसैन के आरोपों को कांग्रेस सांसद मधु याक्षी गौड़ ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु नहीं समझ पाने की वजह से शहनवाज को गलतफहमी हुई है। और वहीं लोकसभा स्पीकर ने तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा करने वाले 9 सांसदों को 5 दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए सांसदों में 4 तेलुगु देशम पार्टी से हैं, जबकि बाकी 5 कांग्रेस के हैं। संसद में तेलंगाना मसले पर होते हंगामे के बीच अब सरकार ने कैबिनेट में तेलंगाना का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अगले 20 दिनों के अंदर कैबिनेट में तेलंगाना अलग राज्य का प्रस्ताव लाया जाएगा। 2G मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में आरोपियों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि 2G से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और 2G स्पेशल कोर्ट के अलावा कोई दूसरी अदालत नहीं करे। इसी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज ये तय कर सकती है कि लाल बत्ती किसे मिले। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो इस मामले में कोई अंतरिम आदेश दे सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट 3 रिटायर्ड जजों, 1 रिटायर्ड डीजीपी और 1 NIA मेंबर को लेकर एक कमेटी बना सकता है, जो कि लाल बत्ती के अलॉटमेंट को तय कर सके। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकता है कि राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त कौन होगा। 13 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट का जज ही मुख्य सूचना आयुक्त होगा। अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वैक्सीन पेंटावेलेट पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पेंटावेलेट वैक्सीन की वजह से 24 बच्चों की जान चली गई।
यूपी के डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत को आज ये तय करना है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी शहीद डीएसपी के पति परवीन आजाद को दिया जाए या नहीं। डीएसपी हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह को बरी करने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में सौंपी क्लोजर रिपोर्ट परवीन आजाद को देने से मना कर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान एक छात्र की जमकर पिटाई की गई। मारपीट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देर शाम जमकर हंगामा किया। मामला किरोड़ीमल कॉलेज के हॉस्टल से जुड़ा है। हमले से गुस्साए छात्रों ने मॉरिस नगर थाने के सामने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 9वीं क्लास के एक बच्चे की पीट कर हत्या कर दी गई। कल देर शाम हिमांशु ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान दोनों लड़कों की साइकिल हिमांशु से टकरा गई। मामूली सी कहासुनी के बाद हिमांशु की बेदर्दी से पिटाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। बीती रात मुंबई के पवई इलाके में एक वाइन शॉप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। रात के करीब 11 बजे पवई के समुद्री वाइन शॉप बंद होने की वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ। अचानक कुछ लोग उस पर टूट पड़े। इस हमले में दुकान के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में पुलिस ने एक और संदिग्ध का स्केच जारी किया है। अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले दाभोलकर पुणे में कुछ दिनों पहले ही गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई थी। पुलिस इस केस में पहले भी कुछ संदिग्धों को स्केच जारी कर चुकी है। मुंबई में 5 साल के एक मासूम के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। ओशिवरा इलाके में बच्ची अपने अंकल के साथ घूमने गई थी। इसी दौरान उसे अगवा कर लिया गया और रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुणे के एक अस्पताल में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महानगर पालिका के अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप है कि उन्होंने इलाज के लिए आई महिला के साथ लिफ्ट में गैंगरेप किया। राजधानी दिल्ली में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां आरकेपुरम इलाके में 9 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोपी भी 11वीं में पढ़ने वाला नाबालिग है। दक्षिण दिल्ली में 9 साल की मासूम को घर में घुसकर उसके साथ रेप किया गया। तो वहीं पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में 4 साल की मासूम से रेप किया गया। बताइए जा रहा है कि मासूम को पहले अगवा किया और फिर उसके साथ रेप कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। दिल्ली के संगम विहार में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। नाराज लोगों ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस से भी उलझ गए। नोएडा में फैशन डिजाइनर लुबना की हत्या के आरोप में उसके बॉयफ्रेंड शहबाज को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। एक हफ्ते पहले सेक्टर 27 के एक गेस्ट हाउस में फैशन डिजाइनर लुबना की लाश मिली थी। कानपुर की रहने वाली लुबना अपने बॉयफ्रेंड शहबाज के साथ यहां पर रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव सैफई के रहने वाले 2 छात्रों को बदमाशों ने गोली मार दी। मेडिकल की तैयारी करने वाले ये दोनों छात्र एक मोटरसाइकिल से सैफई से इटावा आ रहे थे। इन्हें इटावा से ट्रेन में पकड़कर दिल्ली जाना था। दोनों को सैफई मिनी पीजीआई में भर्ती करवाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक महिला इंजीनियर ने पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर के सत्यानंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में लाइब्रेरियन रहे सत्येंद्र नाथ शुक्ला को कॉलेज मालिक ने उसके बेटे अंशुमन ने गोली मार दी। अलीगढ़ में छेड़खानी के आरोप में जेल जा चुकी महिला विद्यालय के क्लर्क को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया गया। बैंगलोर के पारपना जेल से कई रेप और मर्डर करने वाला एक कुख्यात अपराधी फरार हो गया। जयशंकर नाम के इस अपराधी पर 30 केस दर्ज है। हरियाणा के नरवाना में एक ऑल्टो कार नहर में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में मेयर का दफ्तर उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका रवाना हो गई। उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा भी सोनिया के साथ गई हुई है। सोनिया के अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि वो रेगुलर चेकअप के लिए अमेरिका गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग को सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है। 10 सितंबर को जयपुर में होने वाली स्वराज संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम के नाम पर बीजेपी ने वसूली शुरू कर दी है। इस प्रोग्राम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी में अरुण जेटली के बाद अब सरोज पांडे ने पीएम पद के उम्मीदवार का नाम बताने की मांग की है।
यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आगरा पहुंचे। शाह ने मनमोहन सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कहा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। वीके सिंह ने कहा, मनमोहन सरकार की खराब नीतियों की वजह से देश के ऐसे हालात हैं। चीफ जनरल वीके सिंह ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। वीके सिंह ने कहा, मनमोहन सरकार की खराब नीतियों की वजह से देश के ऐसे हालात हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सोरेन ने झारखंड को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की एक बार फिर से मांग की। यूपी में बाढ़ से हुई भारी तबाही के बाद अखिलेश सरकार की नींद टूटी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। एमपी के छतरपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में हेलीपैड बनाने के लिए स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड को खोदकर लाखों की लागत से कंक्रीट हेलीपैड बनवाया गया। छतरपुर के महाराजपुर में 5 सितंबर को सीएम का प्रोग्राम है। बीजेपी जेडीयू के बीच गठबंधन टूटे हुए करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी का मीडिया को मेल उनके डिप्टी सीएम की ही आईडी से आता है। अभी भी मोदी का मीडिया को भेजे जाने वाला ये प्रेस रिलीज जिस ईमेल आईडी से आया है वो उप मुख्यमंत्री के नाम से बना है। आतंकी यासीन भटकल को लेकर दिए गए बीजेपी नेता सुशील मोदी के बयान पर बवाल मच गया है। मोदी ने कहा था कि भटकल को जेडीयू दामाद घोषित कर सकती है। सुशील मोदी के बयान का जेडीयू आलाकमान ने भी विरोध किया। हालांकि उन्होंने अपने विधायक अनंत सिंह के बयान पर भी खेद जताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि चीन और नेपाल के बॉर्डर पर बसे गांवों का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। देहरादून में बहुगुणा ने कहा कि बॉर्डर पर बसे गांव खाली होते जा रहे हैं, देश के लिए ठीक नहीं है। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ गई है। सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। अमेरिका से खरीदे गए C-17 में करीब 80 टन की क्षमता है। 180 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता रखता है। थाने पुलिस ने बीकॉम के एक छात्र को बेवजह थाने में बंद कर दिया और हिरासत में छोड़ने के लिए उससे 60,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। रुपए न देने पर उसे चेन स्नैचिंग के नाम पर फंसाने की धमकी भी दी गई है। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक मंदिर में रखे कूलर के भीतर से 7 साल के मासूम की लाश मिली है। साहिल नाम का यह बच्चा शुक्रवार से लापता था। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक पीएचडी की छात्रा ने पंखे से लटक कर जान दे दी। घटना इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कमरा नंबर 11 की है। गुजरात के सूरत में मौत का करीब से अनुभव करने के चक्कर में एक लड़का जिंदगी से हाथ धो बैठा है। लड़का एक इमारत की 13वीं मंजिल से नीचे कूद गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमृतसर में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने करीब 55 करोड़ रुपए की 11 किलो हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ के डीआईजी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने हेरोइन बरामद की। 45 साल पहले शहीद हुए सेना के हवलदार जगराम के घरवालों को अब तक पार्थिव शरीर का इंतजार है। रेवाड़ी में घरवाले डेड बॉडी का इंतजार करते रहे, लेकिन लेह में खराब मौसम की वजह से कोई प्लेन उड़ान नहीं भर सका। कानपुर के संदीप कुमार ने गीता में लिखे गए प्रसंग और श्लोक को प्लाईवुड में उकेरा है। संदीप की इस अनोखी गीता की लंबाई 32 इंच और मोटाई 12 इंच है। मध्य प्रदेश के हरदा में जल सत्याग्रह के दूसरे दिन पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया। हरदा जिले के करीब 29 गांव के लोग जल सत्याग्रह में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा के डूबे क्षेत्र में आने वाले सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई सुनिश्चित करने, पूर्व पुनर्वास और जमीन के बदले जमीन समेत कई मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल की मेडिकल छात्रा अनीता शर्मा सुसाइड केस मामले के बाद एक छात्र की दायर जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव डीएम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। गुवाहाटी में एक वास्तुशास्त्री ने रुपए की प्रतीक को बदलने की मांग को लेकर 9 घंटे का अनशन किया। वास्तुशास्त्री ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रुपए के प्रतीक में वास्तु दोष है। और अब खबर खेल जगत से। एशिया कप में मिली हार के लिए भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने विवादित पेनल्टी कॉर्नर को जिम्मेदार बताया।